हेलो फ्रेंड्स, आप सबका कक्षा 9 विज्ञान विषय के अध्याय 7 जैव विविधता में हार्दिक स्वागत है। हमने आपके विज्ञान विषय के अध्याय 1 से लेकर 6 तक के सभी अध्यायों के अच्छे से व्याख्या पढ़ ली है और साथ ही उनके पाठ के भीतर दिए गए प्रश्न और अभ्यास प्रश्नों को भी अच्छे से सॉल्व कर लिया है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासेस को देख सकते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं आपका 7वां अध्याय, जिसका नाम है जैव विविधता। तो क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरी प्रत्येक क्लास की जानकारी आपको समय पर मिल सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अध्याय का नाम है जैव विविधता। तो सबसे पहले हम कुछ सामान्य परिचय की बात करते हैं कि जीवों में विविधता का मतलब क्या होता है, उस तथ्य को थोड़ा हम समझते हैं। तो सभी जीवधारी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से क्या है, भिन्न है। कि पृथ्वी पर अपने आसपास हम अपने वायुमंडल में जिन जीवों को देख पा रहे हैं अथवा जिन जीवों को देख नहीं पा रहे हैं, वो सभी जीव आपस में एक दूसरे से कुछ न कुछ रूप में क्या है, भिन्न है। जैसे कोई आवास के आधार पर, कोई आकार के आधार पर। जैसे एक अति सूक्ष्म बैक्टीरिया जिसका आकार बहुत छोटा होता है, जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते, वही दूसरी ओर एक 30 मीटर लंबी व्हेल मछली, तो आकार में क्या है, बहुत ज़्यादा भिन्नता है कि एक जीव का आकार बहुत ही छोटा है जिसे आंखों से भी नहीं देखा जा सकता, वही एक बहुत बड़ी व्हेल मछली जिसे आसानी से देखा जा सकता है। ठीक उसी तरह विशाल वृक्ष जीवन काल के आधार पर हम देखते हैं कि हमारे आसपास कई सारे पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनका जीवन काल कुछ दिनों का होता है, जबकि कुछ पेड़ पौधे हजारों सालों तक क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। ठीक उसी तरह ऊर्जा ग्रहण करने की विधि के आधार पर कि प्रकृति में कई जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही कुछ जीव अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। इस तरह ऊर्जा ग्रहण करने या भोजन ग्रहण करने के आधार पर भी जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है। तो जीवों में पाई जाने वाली इन विभिन्नता को ही क्या कहा जाता है, विविधता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विविधता कहा जाता है। तो यहाँ से हमने क्या समझा कि प्रकृति में अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं और उन सभी प्रकार के अलग अलग जीवों में अलग अलग गुण धर्मों के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसा चित्र में दिख रहा होगा, जैसे ये बाघ है, ये मेंढक है, ये छोटी चिड़िया है, तो सभी अलग अलग जीव है जिनमें अपने रहन सहन, आकार, गुणों के आधार पर क्या है, विभिन्नता है। जैसे आपको ये रेडवुड का पेड़ दिख रहे होंगे जिसकी लंबाई या ऊंचाई लगभग 100 मीटर होती है। कितनी होती है, 100 मीटर। वही आप अपने आसपास कुछ पेड़ पौधों को देख रहे होंगे जिनकी ऊंचाई बहुत ही कम, 1 से 2 मीटर भी नहीं होती या 1 से 2 फीट होती है। तो इस प्रकार प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधों, जीव जंतुओं, उन सभी में अलग अलग गुण धर्मों के आधार पर विभिन्नताएं पाई जाती है और इन्हीं विभिन्नताओं को हम जैव विविधता के नाम से जानते हैं। आगे बात हो रही है जैव विविधता की। तो जैव विविधता से तात्पर्य क्या है, विभिन्न जीव रूपों में पाई जाने वाली विविधता। कि प्रकृति में हम जो जीव जंतु या पेड़ पौधे, पादप, कोई भी सजीव देख रहे हैं, उन सजीवों में अलग अलग रूपों में क्या पाई जाती है, भिन्नता या विभिन्नता पाई जाती है और इसे ही जैव विविधता का नाम दिया जाता है। यह शब्द किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न जैव रूपों की ओर इंगित करता है। यानी जैव विविधता का मतलब है कि एक विशेष क्षेत्र में जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नता, उसे ही क्या कहा जाता है, जैव विविधता कहा जाता है। ये विभिन्न जीव न सिर्फ एक समान पर्यावरण में रहते हैं बल्कि एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रभावित भी करते हैं। यानी एक विशेष क्षेत्र में जीवों में जो विविधता पाई जाती है, इसका मतलब वो उस पर्यावरण में एक साथ तो रहते हैं, साथ ही साथ वो एक दूसरे को या एक दूसरे के जीवन को प्रभावित भी करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप ही विभिन्न प्रजातियों का स्थायी समुदाय क्या आता है, अस्तित्व में आता है। यानी जीवों में पाई जाने वाली इन विभिन्नताओं और एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कारकों के कारण ही कई नए समुदाय क्या होते हैं, अस्तित्व में हमेशा के लिए आते हैं। जैसा कि आपको चित्र दिख रहा होगा जिसमें एक चित्र में कई अलग अलग प्रकार के जीवों के चित्र दिए हुए हैं।
तो एक विशेष क्षेत्र में जीवों में पाई जाने वाली ये विविधता ही जैव विविधता के नाम से जानी जाती है। आगे बढ़ते हैं वर्गीकरण का लाभ, कि हम आखिर जीवों का वर्गीकरण क्यों करते हैं, इससे हमें लाभ क्यों होता है या लाभ क्या होता है, इससे हमें क्या फ़ायदा मिलता है, उस लाभ का हम जिक्र करते हैं। तो सबसे पहला लाभ होता है जीवों के जैव विकास का अध्ययन करने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। यानी जब हम जीवों का उनके गुण धर्मों के आधार पर उनका वर्गीकरण, उनका विभाजन कर देते हैं, तो फिर जैव विकास का अध्ययन करने में हमें क्या होती है, आसानी होती है। दूसरा, इससे हमें जीवों के अंदर उपस्थित विशेष लक्षणों को समझने में क्या होती है, आसानी होती है। वर्गीकरण करके हम यह समझ सकते हैं कि कौन से जीवों में किस प्रकार के विशेष लक्षण मौजूद है, जो कुछ जीवों में मौजूद है जबकि कुछ जीवों में मौजूद नहीं है। ऐसे लक्षणों का हम आसानी से पता लगा सकते हैं। तीसरा फायदा है, इससे जीवों को पहचानने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। जैसे कौन शाकाहारी है, कौन मांसाहारी है, कौन सर्वाहारी है, कौन अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं यानी स्वयं पोषी है, कौन विषम पोषी है, कौन प्रोकैरियोटिक है, कौन यूकैरियोटिक है। तो इन सभी चीज़ों को हमें समझने में क्या होती है, आसानी होती है। अगला लाभ होता है विभिन्न जीवों के समूहों के बीच संबंध स्थापित करने में भी हमें क्या मिलती है, मदद मिलती है। यानी वर्गीकरण करके हम यह जान सकते हैं कि कौन से समूह या वर्ग के जीव कौन से समूह या वर्ग से संबंधित है, उनके बीच किस तरह संबंध है और वो किस प्रकार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस बात को हम आसानी से समझ सकते हैं। अगला लाभ है, एक जीव के अध्ययन करने से उस समूह के सभी जीवों के बारे में पता लग जाता है। यानी जब हम वर्गीकरण कर लेते हैं और उस वर्गीकरण में हम अगर किसी वर्ग के एक जीव का अच्छे से अध्ययन कर ले, तो उस वर्ग में आने वाले सभी जीवों के बारे में हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये वर्गीकरण के कुछ लाभ है। इन्हीं लाभों को देखते हुए जीवों का वर्गीकरण किया गया है। आगे बढ़ते हैं, वर्गीकरण का आधार, यानी जीवों का जो हम वर्गीकरण आगे इस अध्याय में पढ़ेंगे, उनका आधार क्या है, किस आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया गया है। तो जीवों में उपस्थित उनकी समानताओं और विभिन्नताओं के आधार पर उन्हें अलग अलग रखा गया है। यानी कि जीवों के वर्गीकरण का पहला आधार क्या है कि कौन कौन से जीवों में एक जैसे गुण है, यानी उनमें समानताएं पाई गई है, और कौन कौन से जीव एक दूसरे से पूरी तरह अलग है, विभिन्न है। तो पहला वर्गीकरण का जो आधार है वो इस आधार पर वर्गीकरण किया गया है कि समान जीवों को या समान गुणधर्मों वाले जीवों को एक भाग में रखा गया है, वही असमान गुणधर्मों वाले जीवों को अलग समूह में रखा गया है। दूसरा आधार है जीवों के वर्गीकरण का जो पहला सबसे आधारभूत लक्षण है वो है जीवों की कोशिकीय संरचना और कार्य, कि जीवों का शरीर एक कोशिकीय है या बहुकोशिकीय है अथवा उनके कार्य क्या है। इस आधार पर जीवों का सबसे प्राथमिक वर्गीकरण किया गया है। किस आधार पर, जीवों की कोशिकीय संरचना के आधार पर, कि उनकी कोशिकीय संरचना कैसी है और उनके कार्य कैसे हैं। इस आधार पर जीवों का सबसे आधारभूत लक्षण या आधारभूत वर्गीकरण किया गया है। दूसरा बिंदु है, उसके बाद जीवों को एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव, यानी जीवों में पाई जाने वाली कोशिकाओं के आधार पर, कि कोशिकाओं की संख्या कितनी है, उस आधार पर उन्हें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की श्रेणी में बांटा गया है। इसके बाद कोशिका भित्ति वाले जीव और कोशिका भित्ति रहित वाले जीव। अगला वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है कि किन जीवों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और किन जीवों में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इस आधार पर भी वर्गीकरण किया गया है। अगला वर्गीकरण किया गया है प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव और प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जीव, कि ऐसे कौन से जीव है जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं यानी स्वयं पोषी है, और ऐसे कौन से जीव है जो विषम पोषी है यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको आधार मानकर वर्गीकरण किया गया है। ठीक है, कौन कौन से, जीवों की कोशिकीय संरचना और कार्य, फिर कोशिकाओं की संख्या, फिर कोशिका भित्ति की उपस्थिति, और फिर प्रकाश संश्लेषण की स्थिति के आधार पर जीवों का वर्गीकरण अलग अलग वर्गों या समूहों में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, वर्गीकरण और जैव विकास, यानी वर्गीकरण और जैव विकास दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है या जुड़े हुए हैं, इसका हम अध्ययन करते हैं।
तो सभी जीवधारियों को उनकी शारीरिक संरचना और कार्य के आधार पर पहचाना जाता है। प्रकृति में हम जितने भी जीवधारी देख रहे हैं उनको उनके शरीर की संरचना और उनके कार्य के आधार पर पहचाना जाता है और इसी आधार पर उनका क्या किया जाता है, वर्गीकरण भी किया जाता है। अब शारीरिक बनावट में जो कुछ लक्षण है वो अन्य कुछ लक्षणों की तुलना में ज़्यादा परिवर्तन लाते हैं। मतलब किसी व्यक्ति के या किसी जीव के शरीर की जो संरचना है उस संरचना में कुछ भी परिवर्तन बाकी जीवों से उन्हें क्या कर देता है, अलग कर देता है। और इसमें समय के भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे आपने देखा होगा कि मानव पहले आदि मानव के रूप में था तो उस समय उसकी शारीरिक संरचना अलग थी। जैसे जैसे समय में परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रही और आज उस आदि मानव से हमारा रूप है वो बिल्कुल अलग दिख गया है। अतः जब भी कोई शारीरिक बनावट अस्तित्व में आती है तो यह शरीर में बाद में होने वाले कई परिवर्तनों को क्या करती है, प्रभावित करती है। मतलब किसी भी जीवधारी के शरीर की बनावट में अगर कुछ भी जरा सा भी अंतर आता है तो वह उसके शरीर में बाद में होने वाले परिवर्तनों को पूरी तरह प्रभावित करती है। जैसा आपने देखा होगा कि सांपों में पहले पाँव हुआ करते थे लेकिन उनका उपयोग नहीं होने के कारण धीरे धीरे वो क्या हो गए, लुप्त हो गए। तो पहले उन्हें चलने में मुश्किल होती थी, इस कारण धीरे धीरे जब वो जमीन पर रगड़ते थे और उन अंगों का उपयोग नहीं होता था तो धीरे धीरे वो क्या हो गए, लुप्त हो गए और आज उनकी संरचना बिल्कुल अलग है। तो यानी कि शारीरिक बनावट में कुछ भी होने वाला परिवर्तन भविष्य में उनमें होने वाले कई परिवर्तनों को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब बात करें मूल लक्षण की कि मूल लक्षण क्या होते हैं। तो शरीर की बनावट के दौरान जो लक्षण पहले दिखाई पड़ते हैं उन्हें मूल लक्षण के रूप में जाना जाता है। शरीर की जो शारीरिक बनावट है उस बनावट के दौरान जो लक्षण हमें सबसे पहले दिखाई देते हैं उन लक्षणों को क्या कहा जाता है, मूल लक्षण कहा जाता है। जैसे बात करें मानव की तो मानव का प्रारंभिक रूप आदि मानव के रूप का था जिसमें पीछे पूंछ हुआ करती थी, हाथ पैर का आकार बड़ा हुआ करता था। तो वो क्या थे, वो मूल लक्षण थे और उन्हीं मूल लक्षणों के आधार पर धीरे धीरे उसका विकास होता गया और आज हम एक उन्नत मानव को देख रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है जैव विकास कि जैव विकास क्या है। तो अभी तक जीवों में जो भी परिवर्तन हुआ है वो परिवर्तन कैसे हुआ है, निरंतर परिवर्तन हुआ है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम समय में जीवों के शरीर में आसानी से परिवर्तन हो जाता है, तो ऐसा नहीं होता। जीवों के शरीर में परिवर्तन एक निरंतर प्रक्रिया है। कई लाखों हजारों सालों के बाद ये प्रक्रिया चलती रहती है और तब जाके जीवों के शरीर में कुछ आंशिक परिवर्तन होता है। ठीक है, वे सभी परिवर्तन जो उस प्रक्रिया के कारण हुए हैं जो उनके बेहतर जीवन के लिए क्या थे, आवश्यक थे। यानी कि जीवों में जो परिवर्तन हुए हैं वो उन प्रक्रिया के कारण हुए हैं जो उस जीवों के जीवन हेतु क्या थे, बहुत ही आवश्यक थे। अर्थात जीवों के बेहतर जीवन यापन के लिए उनमें जो भी परिवर्तन होने चाहिए वही परिवर्तन हुए हैं और जीवों में यह परिवर्तन ही क्या कहलाता है, जैव विकास कहलाता है। जैसे आप सब ने देखा होगा कि जिराफ की गर्दन प्रारंभ में इतनी लंबी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जब प्रकृति में सूखा और अकाल की स्थिति बनने लगी तो जिराफ को अपने भोजन के लिए अपने गर्दन को काफी ऊपर तक उठाना पड़ता था और यह प्रक्रिया कई वर्षों तक चली और धीरे धीरे इस प्रक्रिया के कारण जिराफ की गर्दन क्या होगी, लंबी होगी। तो ये परिवर्तन इसलिए हुआ क्योंकि वो उसके शरीर में परिवर्तन होना जरूरी था। अगर वो परिवर्तन ऐसा नहीं होता तो जिराफ अपने भोजन की प्राप्ति हेतु लंबे पेड़ पौधों तक नहीं पहुंच पाते और उनकी क्या हो जाती, मृत्यु हो जाती। तो जैव विकास का मतलब यही है कि जीवों के द्वारा अपने जीवन के बेहतर जीवन यापन हेतु जो परिवर्तन या बदलाव हुए हैं उन्हीं परिवर्तन या बदलाव की प्रक्रिया को जैव विकास कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं जैव विकास की अवधारणा कि जैव विकास की अवधारणा क्या है। तो जीवों में समय समय पर जो उनके बेहतर जीवन यापन के लिए जो परिवर्तन होते हैं जिसके कारण कोई जीवन नई परिस्थिति से में अपनी जीविता को बनाए रखता है, यही जैव विकास है। क्या बोल रहा है कि जीवों में समय समय पर उनके बेहतर जीवन यापन के लिए जो परिवर्तन होते हैं
और वो परिवर्तन धीरे धीरे स्थायी रूप धारण कर लेते हैं और जीवों के जीवन को बेहतर बना पाते हैं, उन्हीं परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? जैव विकास कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जैव विकास की इस अवधारणा को सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने, किसने? चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। यानी जैव विकास की इस अवधारणा या इस बात को सर्वप्रथम चार्ल्स डार्विन ने, जिन्होंने जिराफ की गर्दन लंबे होने का उदाहरण बताया था या प्रमाण दिया था, वही चार्ल्स डार्विन ने 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। तो ये बुक का आपको नाम याद रखना है कि सर्वप्रथम जैव विकास की अवधारणा किसने दी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने सन 1859 में अपनी पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में दिया था। आगे बढ़ते हैं। जैव विकास की अवधारणा के आधार पर जीवों के प्रकार की, जिस प्रकार जीवों में विकास हुआ है उस जैव विकास के आधार पर हम जीवों का वर्गीकरण या जीवों को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो पहला प्रकार है आदिम जीव। क्या नाम है? आदिम जीव। मतलब कुछ जीव समूहों की शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ है, उन्हें आदिम जीव कहते हैं। मतलब वे जीव जिनके शारीरिक संरचना में प्राचीन काल से लेकर आज तक कोई ज़्यादा बदलाव हमें देखने को नहीं मिला है, जैसी शारीरिक संरचना उनकी हजारों लाखों साल पहले थी वैसी की वैसी संरचना आज भी है, ऐसे जीवों को आदिम जीव कहा जाता है। दूसरा है उन्नत या उच्च जीव। तो वे जीव समूह जिनकी शारीरिक संरचना में पर्याप्त परिवर्तन हुआ पड़ता है या परिवर्तन हमें दिखाई पड़ता है, वो उन्नत जीव कहलाते हैं। यानी वे जीव जिनकी शारीरिक संरचना आज से हजारों साल पहले कुछ अलग थी और आज हमें कुछ अलग देखने को मिल रही है, ऐसे जीवों को उन्नत जीव कहा जाता है। जैसे बात करें मानव की, तो आज से हजारों लाखों साल पहले मानव आदि मानव के रूप में था, जिनमें उनका शारीरिक जो शरीर या बनावट है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी। लेकिन आज हम जो मानव देख रहे हैं उसका जो शरीर है या उसकी जो शारीरिक बनावट है वो उस आदि मानव की तुलना में पूरी तरह बदल चुकी है। अतः ऐसे जीवों को हम उन्नत जीव के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण समूहों की पदानुक्रमित संरचना, यानी कि जीवों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें किस आधार पर जीवों को विभिन्न वर्गों में बांटा गया है, उन्हें किन पदों के क्रम में क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, उसका अध्ययन हम करते हैं। तो अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट व्हाइटेकर और कार्ल वॉर्स नामक जैव वैज्ञानिकों ने सारे सजीवों को जगत यानी किंगडम नामक बड़े वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया है। यानी इन तीन वैज्ञानिकों ने सभी सजीवों को एक बहुत बड़े वर्ग किसमें रखा है? जगत में रखा है। किसमें रखा है? जगत में। उनका वर्गीकरण क्या है देखें। तो इन्होंने सारे सजीवों को किसमें रखा है? जगत या एक किंगडम में रखा है। और जगत को इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक फाइलम यानी जंतु जगत और दूसरा डिवीजन यानी कि पादप जगत। जगत को इन्होंने कितने भागों में बांटा है? दो, फाइलम यानी जंतु जगत और डिवीजन यानी पादप जगत। फिर जगत को इन्होंने किसमें बांटा है? वर्ग या क्लास में। वर्ग को किसमें बांटा है? गण या ऑर्डर में। गण को किसमें बांटा है? कुल या फैमिली में। फैमिली को किसमें बांटा है? वंश या जीनस में। और वंश को किसमें बांटा है? जाति या स्पीसीज में। यह किनका वर्गीकरण है? अर्नेस्ट हैकल, रॉबर्ट व्हाइटेकर और कार्ल वॉर्स का। इन्होंने सजीवों का कुछ इस तरह वर्गीकरण किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाइटेकर द्वारा प्रस्तुत जीवों के 5 जगत निम्नलिखित है। अब इसमें से भी व्हाइटेकर नामक वैज्ञानिकों ने, ठीक है, व्हाइटेकर नामक वैज्ञानिक ने जीवों को मुख्यतः 5 जगत या 5 वर्ग या समूह में रखा है। ठीक है, कितने वर्ग में बांटा है? कितने जगत या वर्ग में बांटा है? 5 जगत में बांटा है। कौन कौन से हैं? पहला है मोनेरा जगत, दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। कौन सा? ये गलत थोड़ा प्रिंट हो गया है। प्रोटिस्टा जगत। तीसरा फंजाई जगत, चौथा प्लांटिक जगत और पांचवा एनिमेलिया जगत। ये आपको 5 नाम याद रखने हैं। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटिक जगत और
एनिमेलिया जगत। चलिए आगे बढ़ते हैं हम जीवधारियों का वर्गीकरण, कि कुछ जीवधारियों का जो वर्गीकरण है वो इस आधार पर किया गया है। देखें, सबसे पहले जीवधारियों को दो भागों में बांटा गया है, एक प्रोकैरियोटिक जीव और एक यूकैरियोटिक जीव। प्रोकैरियोटिक में केवल एक कोशिकीय जीव, जिसमें कौन शामिल है, मोनेरा जगत के जीव शामिल है। फिर बात करें यूकैरियोटिक को, फिर से दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो एक कोशिकीय में कौन शामिल है, प्रोटिस्टा जगत शामिल है। वही बहुकोशिकीय को फिर से दो भागों में बांटा गया है, एक कोशिका भित्ति वाले जीव और एक कोशिका भित्ति बिना वाले जीव, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। तो कोशिका भित्ति वाले जीवों को फिर से दो भागों में बांटा गया है, एक प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीव और एक प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जीव। तो प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों को प्लांटी जगत में रखा गया है, वही प्रकाश संश्लेषण नहीं करने वाले जीवों को फंजाई जगत में रखा गया है। और वे जीव जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, उन्हें एनिमेलिया जगत में रखा गया है। तो ये जीवधारियों का एक सामान्य वर्गीकरण है जो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, जैव विकास का पूरा परिचय, वर्गीकरण क्या होता है, जैव विकास और वर्गीकरण में क्या समानता है, और फिर हमने जीवधारियों के वर्गीकरण को समझा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में हम इस वर्गीकरण में जितने भी 5 जगत की हमने बात की है, इन पांचों जगत को बारी बारी से पूरा समझेंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।